बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, वतन अजीज में हालिया चंद दिनों में दहशतगर्दों के खिलाफ अस्करी ऑपरेशन से यह तासुर मजबूत हुआ है कि पाक फौज आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रखेगी। पिछले चंद महीनों में मुल्क के शिमाली और सरहदी इलाकों में शिद्दत पसंदों के हमलों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा का जिला औरंगज़ई खास तौर पर दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां हालिया दिनों में पाक फौज ने कई बड़े ऑपरेशंस किए हैं। 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब जिला औरंगज़ई में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया। इस कार्रवाई के दौरान शदीद झड़प हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 बहादुर जवान शहीद हुए, जबकि 19 फितना उल खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। उसके बाद जिला औरंगज़ई में एक और कार्रवाई में 30 शिद्दत पसंद मारे गए, जिससे यह वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान अपने शोहदा के खून का बदला लेने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा है। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में ही बात की और कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा चुके और रवां साल मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद पिछले 10 साल से ज्यादा है। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल अमल न होने को दहशतगर्दी में इजाफे की बड़ी वजह करार दिया। DG ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों और सहूलतकारों को मनसूबाबंदी के तहत जगह दी गई और इस मसले पर सियासत की गई, जिससे कौम को उलझाया गया। DG ISPR ने मजीद कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद तमाम सियासी जमातों ने पेशावर में बैठ के नेशनल एक्शन प्लान को तरतीब दिया और उसी नेशनल एक्शन प्लान का पहला मकसद था दहशतगर्दों को खत्म करना। उस पर अमल करते हुए इस साल 900 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए या गिरफ्तार किए गए। नेशनल एक्शन प्लान का दूसरा नुक्ता यह था कि मीडिया और सियासतदान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत बयानिया बनाए, मगर कुछ हलकों ने बातचीत का मुतालिबा किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या हर मसला बातचीत से हल हो सकता है, और यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ मौजूद है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन की तारीफ करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने माजी में कई बार अफगान हुकूमत को बावर करवाया है, लेकिन अफगानिस्तान ने खातिर खा अमली इकदाम नहीं किए। चुनाचे पाकिस्तान ने अब यह फैसला किया है कि दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में किसी भी किस्म के किरदार की तरदीद करती रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बारहा इस मसले को उजागर किया गया। जिला औरंगज़ई में होने वाले ये ऑपरेशंस दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कौम के अज़्म और कुर्बानियों का मज़हर है। मौजूदा सूरत हाल वाज़ेह करती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग न सिर्फ सरहदी बल्कि कौमी सतह पर भी जारी रहेगी, ताकि पाकिस्तान एक महफूज और मुस्तहकम मुल्क बन सके। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान में जो हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं और उनमें इजाफा हुआ है, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? जब अफगानिस्तान में अमन आ चुका, हक खुद आज़ादी उनकी पूरी हो चुकी, हमारे वो नो गो एरियाज जहां पे किसी वक्त कोई जा नहीं सकता था, वहां पे भी अमन आया हुआ था और वहां पे अब बदअमनी फैलना शुरू हुई है, तो इसके बुनियादी मुहर्रिकात जो हैं, आप सियासी समझते हैं, सिफारती समझते हैं, या मुआशी समझते हैं, या फिर किसी और का अमल दखल समझते हैं? बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने इनवाइट किया और मेरा ख्याल है ये सारी वजूहात मिलाकर बनती हैं, कोई एक पर्टिकुलर वजह नहीं है। सही। मैं मैं आपके व्यूअर्स को अपनी कनेक्टिविटी बताता चलूँ। इन्हीं जो महाजरीन हैं, जब ये सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था तो मेरी पेशावर पोस्टिंग थी। हमें ड्यूटी दी गई थी कि जब अफगानिस्तान से जहाज उड़ के आने वाले जो सोवियत यूनियन के ज़माने में इन्हीं महाजरीन और मुजाहिदीन पर हमलावर होते तो हम जाके उनको चैलेंज करते थे, वापस मार भगाते थे। हम तो उस वक्त से इनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बाद में महाजरीन आए, जाहिर है जो मुआशी आपने कहा वो इस सेंस में प्रूव होता है कि यहाँ पे जाहिर है वो लीगल नहीं होते, वो फैल गए इलाकों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो ये निस्बतन आसान टारगेट होते हैं दुश्मन का, फॉर फैसिलिटी कह लें या फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तमाम जो 1.3 मिलियन या 1.4 फॉर्मल जो इस वक्त महाजरीन हैं इस वक्त वो तमाम के तमाम दहशतगर्द हैं, क्योंकि दुनिया में देखिए हमारा केस एक बड़ा यूनिक केस है। इस वक्त दुनिया में अगर आप स्टडी करें तो तकरीबन 123 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हैं, उनको महाजरीन कहें, उनको रिफ्यूजीज कहें, और कुछ पोलिटिकल असाइलम ले रहे हैं। 47 के करीब यूनाइटेड नेशंस मानता है फॉर्मल जो इस वक्त रिफ्यूजीज है। हमारे पास 3 मिलियन के करीब अगर ओवरऑल हम ले लें, तो सबसे बदकिस्मती हमारी इसमें ये है कि सिर्फ इस मुल्क के जो महाजरीन हैं वो दहशतगर्दी से
इनडायरेक्टली, बहुत थोड़ा सेगमेंट मैं कह रहा हूं, हमें दहशतगर्दी साथ आई इन महाजरीन के। आमतौर पर दुनिया में जब महाजरीन या डिस्प्लेस लोग होते हैं, वो बेघर होते हैं, उनके पास मेडिकल नहीं होता, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो एक इंसानियत की बुनियाद पर हर मुल्क, बहुत सारे मुल्कों के मैं नाम ले सकता हूँ, कोलंबिया है, ईरान है, तुर्की है, जिन्होंने महाजरीन को अकोमोडेट किया। लेकिन करने के बाद उन लोगों ने उनको रिहेबिलिटेट किया और थैंकफुल नोट के साथ या वो चले गए वहां या एडजस्ट हो गए। हमारा यहाँ पे ना एडजस्ट हुए ना वापस चले गए, बल्कि वो फैल गए। और क्योंकि शायद उस वक्त डॉक्यूमेंट इस तरह नहीं हुए थे, और आज तक आप देख लें उसकी हम कीमत दे रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए खास तौर पर जब उसने हमारा मई के महीने में कन्फ्रंट किया तो सबक हासिल हुआ। पानी में वो आई नहीं और जमीन पर ना आने की हिम्मत नहीं हुई, हवा में आए तो जो जवाब मिला वो सब ने देख लिया। तो उसके बाद उनके पास नेक्स्ट स्टेप यही बनता था। अनफॉर्चुनेटली जाहिर है हमें प्यारे हैं वो लोग जो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, 80,000 के करीब, और रिसेंट जो उन्होंने जब कुर्बानियां दी हैं अफसरों ने भी और जवानों ने, वो हमारे दिल के बड़े करीब हैं, हम उनके मकरूज हैं, तो हमने तो एक्शन लेना है। लेकिन हिंदुस्तान को ये आसान टारगेट लगता है कि ऐसे ऐसे जाहिर महाजरीन जिनको वो एक्सप्लॉइट कर सके। और आखिरी बात इसके ऊपर इंपॉर्टेंट ये है कि और ज्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि जब एज अ स्टेट अफगानिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट ना करे और उस तरह की सपोर्ट एक्सटेंड ना करे जिस तरह की हम चाह रहे हैं। तो ये बदकिस्मती से कॉम्प्लिकेटेड केस है, जिसके अंदर मैंने कहा ये माशी भी हैं, ये टेक्निकल भी हैं, ये लीगल और डॉक्यूमेंटेशन भी इसका इशू है, ह्यूमैनिटेरियन भी है, ये सब मिलकर है। लेकिन अगर ये रिजॉल्व अभी भी हो गया है, अल्लाह करे हम उस पर कायम रहें, ताकि हम इन शहीदों का और जो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनके मकरूज हैं, और अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हमारे लिए बेहतर करे। अच्छा सर, अगर देखा जाए जिला औरंगजेब वाला जो मामला है, 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब जो एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ, ये इलाका क्यों खास टारगेट किया जा रहा है? यहाँ पे इनके फैलने की वजूहात क्या है? क्या यहाँ तक रसाई इनकी आसान है, या यहाँ के मोहल्ले वकू के एतबार से इनको कुछ और चीज सूट करती? जी यासिर, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है जो पाक फिजाइया के पास हैं इसी टेरेन से रिलेटेड, और ये मैं आपको बता सकता हूँ डिटेल्स में जाए बगैर, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये टेरेन हाइड आउट के सेंस में उनको कंफर्टेबल लगती है। यानी कि ऐसी कंटूर्स हैं पहाड़ों के, और नेचुरल कंटूर हैं, जोग्राफिक ऐसे हैं जहाँ पे हाइडिंग मुश्किल नहीं होती, आसान होती है, पहुंचना मुश्किल होता है, रीच आउट नहीं होती, विजिबिलिटी कम होती है। तो ऐसी जगहों पर ये ऐसे अपने अड्डे या हाइड आउट्स या टनल्स बनाते हैं जिसको पहुंचना मुश्किल होता है। एक बात तो ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो इस तरह के टेररिस्ट होते हैं वो कंसिस्टेंट भी नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि हम अगर ऑब्जर्व हो जाएंगे तो फिर जाहिर हम पे पहुंच जाएंगे। और हमारे पास बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया के पास भी है, रिसोर्सेज ऐसे हैं, पाकिस्तान आर्मी के पास भी हैं, जब इनको आइडेंटिफाई और लोकेट करना मुश्किल नहीं रह गया। अब विजिबिलिटी बहुत बेहतर हो चुकी है, और आने वाले महीनों में जो देखेंगे, अब DGSPR ने भी कहा कि हमने बड़ा मैसिव ऑपरेशन किया और इतने लोग मारे हैं, शायद 10 साल में हमने नहीं मारे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आने वाले वक्तों में ज्यादा ऑफेंसिव, एक तो कैपेबिलिटी बेस्ड भी होगा और एक इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, जो ज्यादा प्रिसीजन होगा, जिसके अंदर कोलैटरल भी डैमेज नहीं होता, और टाइमिंग वाइज जैसे मैंने कहा टाइम पे जाके, जब ये इससे पहले कि कोई इस तरह के दहशतगर्द एस्केप करने की पोजीशन में हो या अपने को इंटेंशन अनफोल्ड कर सके, उससे पहले उनको रीच आउट करेंगे इंशाल्लाह हमारी आर्म फोर्सेज आने वाले वक्तों में। अच्छा सर, एक चीज जिसकी तरफ बिलखुसूस तवज्जो दिलाई गई कि 3200 एहलकार हैं हमारे जो इस वक्त KP के अंदर मौजूद हैं। हमने कितनों का मुकाबला कर लिया, कितने जहन्नुम वासिल कर दिए, कितने लाशें हमने उठा लिए, कितना उसे एक्सपैंड करने की ज़रूरत है? क्या ये डेलिबरेटली कम रखी गई है, या फिर आप समझते हैं कि जिस तरह बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रात को तो इन इलाकों में पुलिस भी बाहर नहीं निकलती, पुलिस के बाहर ना निकलने की वजह उनकी कम स्ट्रेंथ है, या पुलिस के बाहर ना निकलने की वजह इन दहशतगर्दों का खौफ है? देखिए यासिर साहब, एक और बदकिस्मत एलिमेंट जो हमारे फेवर में नहीं जाता वो ये है कि वो लोकल पॉपुलेशन के अंदर मर्ज बड़ा सही हो जाते हैं, यानी अपनी फेवर के सेंस में, क्योंकि उन्हीं में से होते हैं। वेपन कैरी करना वहां कोई बहुत मायूब नहीं समझा जाता, तो वहां वेपन कैरी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप टेररिस्ट हैं, वहां लोकल ट्रेडिशंस भी हैं। तो लोकल पॉपुलेशन के अंदर मर्ज करना बड़ा आसान होता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी, आपने ठीक कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो परसेवेरेंस है शायद वो नहीं रही, ऑफ एंड ऑन होती रही, कभी प्रेशर ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी एजेंडा हमारे प्रायोरिटाइजेशन में दूसरा हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि जब कोई दहशतगर्द अपना कोई अनफोल्ड करता है प्लान, तो वो उसको कुछ एडवांटेजेस होते हैं।
एडवांटेज उसके पास टाइम का होता है कि उसने सिलेक्ट करना है दिन को, अपने आप कोई दहशतगर्दी करनी है, रात को करनी है, मैग्नीट्यूड कौन सा है, टारगेट कौन सा सिलेक्ट करना है, इंटेंसिटी क्या सिलेक्ट करनी है कि कितना मैंने मैसिव अटैक करना है किसी जगह पर। तो ये सारा होता है दहशतगर्दों के पास। दुनिया की कोई इवन सुपर पावर भी होगी वो रिएक्टिव मोड में रिएक्ट करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी पॉजिटिव खबर इसमें यह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज प्रिवेंशन मोड में पहली दफा गई हैं, जो प्रिवेंट करने के लिए, यानी जिधर इनको कंफर्म है कि ये लाइकली है टारगेट जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनको इंशाल्लाह ताला नॉकआउट किया जाना शुरू हो गया। आपने एग्जांपल देख लिया जो अभी कल की कार्रवाई बताई गई है। आने वाले वक्तों में देख रहा हूं, क्योंकि ये और प्रिसीजन होगी, वेल टाइम्ड होगी, और जैसे मैंने कहा टाइमली होगी, उसको इनको निकलने का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, एक चीज समझाइए, ये टीटीपी को अलग करके अगर हम बात अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत की करें, भारतीय हुकूमत या भारतीय खुफिया एजेंसी वो तो पुरानी अफगान हुकूमत के साथ ताउन में थी और इनके खिलाफ अमल पैरा थी अफगानिस्तान में। इनको गजन पहुंचाने में, अमेरिका की सहूलतकारी करने में या अफगान हुकूमत के साथ काम करने में। इस्लामी नज़रियात से या इस्लामी अमारात के एतबार से देखा जाए तो भारत की तरफ रुजू ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ता है अफगान अबूरी हुकूमत के लिए। ये वजह आपको क्या लगती है कि उन्होंने रुजू जो है उनके साथ किया, सिफारत खाने को अपग्रेड कर दिया गया, अब वहाँ पे जो है एम्बेसडर बैठेगा, उनके साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, उनके साथ जो एजुकेशन का शोबा है उसके अंदर तबादले चल रहे हैं, इसकी वजह क्या आपको नजर आती? यासिर, ये नया नहीं है और मुझे कोई सरप्राइज भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान क्योंकि फ्रंट पर आकर हमारा मुकाबला नहीं कर सका, और ख़ासतौर पर मई का अगर हम रिफ्रेश करें तो ना ज़मीन पर मुकाबला कर सके, ना समंदरों में आए, हवा में आए, तो जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। ये सारा कुछ होने के बावजूद हिंदुस्तान के पास, मैं ये मुझे पॉसिबिलिटी लगती थी कि वो प्रॉक्सी वॉर करेंगे। और प्रॉक्सी वॉर कौन सा है? ईरान ने खुद प्रॉक्सी वॉर का सफर करके देख लिया इसराइल के खिलाफ, कि उनके अंदर अगर लोग ऐसे घुस आए हैं तो कितनी बड़ी आपको मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो मैं खुश हूं कि ईरान इंशाल्लाह हमें साथ देगा और इस तरह की प्रॉक्सी हाइडआउट को एलिमिनेट करने में पाकिस्तान की हेल्प करेगा, जो शायद पिछले वक्तों में उस तरह नहीं हुआ जिस तरह हम चाहते थे। अफगानिस्तान एक सॉफ्ट वैली है। देखिए, 2-3 फ्रंट पर डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, उसको रिकग्नाइज नहीं किया हुआ सिवाय रशिया के किसी ने। बहुत सारे मुल्क चाहते हैं। ये इंडिया ने एज अ टूल यूज किया है और आज का यूज नहीं कर रहे। एज अ टूल यूज किया है कि अगर हम आपको रिकग्नाइज करते हैं, हम वैसे आपको खोलने देते हैं, हम वहां खोलते हैं, तो आप फिर बदले में हमारा क्या करेंगे? बदले में वही है जिसका हमें चैलेंजिंग का सामना है, जो हमें फेवर नहीं करती। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज की बात नहीं है, अशरफ गनी के जमाने में चले जाएं, उसके बाद आने वाली हुकूमतों के, जब से तालिबान की हुकूमत पिछली वाली खत्म हुई थी और पिछली थी उससे पहले भी कायम, इंडिया हमेशा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एक सिंपथी, एक एलिमेंट लेना चाहता है। और अब अशरफ गनी के ज़माने में भी उसने हॉस्पिटल बनाए थे, हाईवेज बनाए थे, स्कूल्स बना कर दिए थे, बिजली घर दिए थे उनको कि जी हम आपको बिजली देते हैं, ताकि ना सिर्फ गवर्नमेंट बट के आम आदमी भी हिंदुस्तान को ज़्यादा दोस्त समझे। हमारे अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम उस मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन आखिरी बात मैं इस पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब हमारे हालात फेवर में हैं दो तरह से। एक, हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए और सऊदी अरब को कहना चाहिए कि आपके तालिबान से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको प्रेशराइज करें और हमें इजाज़त दें कि अगर आपसे के बस में नहीं है इनको कंट्रोल करना तो फिर हम इनको न्यूट्रलाइज करें। दूसरा, चाइना फैक्टर है। चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं तालिबान के और बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है, चाइना हेल्प भी कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो चाइना को भी यूज़ करना चाहिए। ये दो एडवांटेजेस हमारे हैं। लेकिन सर अगर मजमूई तौर पे देखा जाए सर, सी पैक के मामले पे देखा जाए तो उसके तो बेनिफिशरी बहुत सारे ममालिक हैं और ये रूट भी यही है। यहाँ पे अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मुतासरीन बहुत ज़्यादा रहेंगे, बशमूल रशिया रहेगा, ईरान रहेगा, चाइना रहेगा, ये लैंडलॉक कंट्रीज़ रहेंगे। तो जब यहाँ पे इस्तेहकाम नहीं आता तो उसके जो बेनिफिशरीज हैं या उसके जो मुतासरीन हैं वो दबाव क्यों नहीं डाल सकते अफगानिस्तान पे? और अगर वो डाल रहे हैं तो अफगानिस्तान इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहा? देखिए, वो इसलिए दबाव नहीं उस तरह महसूस होता आपको, आपने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व किया, वो इसलिए दबाव ठीक नहीं होता कि पाकिस्तान के इस रोड के या जो हमारा पूरा प्लान है चाइना के साथ, इस पे सिर्फ इंडिया को तकलीफ नहीं है, इस पे बहुत सारे मुल्क अनईजी हुए हैं और पाकिस्तान को जो डेवलप होता नहीं देखना चाहते। हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे लोगों के बड़ी बड़ी पावर्स को भी अच्छी नहीं लगती। वो समझते होंगे ये हमारे पर डिपेंडेंट रहे, हमें से सीख किया करें अप्रूवल ऑफ एंड ऑन करके, हम ही इनको ब्लेस किया करें। तो ये एक जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, ये बहुत अरसे से ईरान के साथ हमारी ऑयल की पाइपलाइन थी, हम परसू नहीं कर सके, आपके सामने है।
तो नेशनल इंटरेस्ट हमारी में होता है, लेकिन बाज दफा हमारी इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक स्टेटस हमारा इतना कमजोर होता है कि हम उसका स्टैंड नहीं ले पाते। और माजी में खासतौर पर हम रिलेटिवली दुनिया से कट ऑफ थे। अब हमने क्योंकि अर्न की है मई 2025 ऑनवर्ड अपनी पोजीशन भी, मिलिटरीली भी, डिप्लोमेटिकली भी, तो अब दुनिया हमें मान रही है, हमें क्रेडिबल भी समझती है और हमें रेलेवेंस भी समझती है कि हम इस रीजन में एक इंपॉर्टेंट टीम प्लेयर हैं। अगर किसी ने कुछ तो वक्त है जब हमारी चीजें फेवर में है, तो आई विश एंड प्रे कि हम इसका, जिसको कहते हैं ना, एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करें इस अपॉर्चुनिटी को। ठीक, एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जब हम इस पोजीशन के अंदर हैं और हम वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहे हैं। ये पैगाम देरपा भी होगा, अमल दरामद भी होगा और इसका नतीजा भी मुस्बत निकलने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, इसी मंजरनामे पे बात करेंगे। अंजा साकिब साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, वही मौजूद बहस जो हम ब्रेक से पहले जिस पे बात कर रहे थे कि इस वक्त अफगानिस्तान में जिस हद तक इन लोगों की पुष्ट पनाही की जा रही है या उनसे सरफे नज़र किया जा रहा है जो पाकिस्तान में अनारकी फैला रहे हैं, उसकी बुनियादी वजूहात क्या है। मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर हमने गुफ्तगू की है, उसका अहाता किया है, उसी बात को मजीद तूल देंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अंजा साकिब साहिबा ने। अंजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंजा साकिब साहिबा, यहाँ पे बुनियादी तौर पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि बातचीत अगर की जाए तो किन बुनियादों पर की जाए। अब बातचीत से अगर मसाइल हल होना होते तो दुनिया में कभी जंगें ना होती। बातचीत वाहिद रास्ता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उन लोगों को देखें, जिस तरह आज DGISPR ने भी कहा कि कौन कह रहा है कि बातचीत की जानी चाहिए, पहले उन लोगों को देखें। हमने बारहा मौक़ों के ऊपर बातचीत का फैसला किया, बातचीत बाकायदा की भी, लेकिन हासिल उसूल उसका कुछ नहीं मिला। तो हमारे पास फिर ऑप्शन बचता क्या था? जी एब्सोल्युटली। देखिए, जो आज का DGISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्लियर मैसेज लेकर आया है कि पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव को सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन से निकाल कर एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की तरफ लेके जा रहा है। ये सिर्फ एक मीडिया इंटरेक्शन नहीं थी, बल्कि स्टेट का इंटेंट एक फॉर्मल आर्टिकुलेशन था। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह आपने कहा कि जी अब बातचीत से बातें नहीं बनती, तो वो जो सियासी जमातें हैं, दीगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अभी बार बार इस बात की खिलाफ वर्जी इस चीज़ की इस तरह से करते हैं कि जी इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है और हमें टेबल टॉक करनी चाहिए। जी, टेबल टॉक किन के साथ करें? एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों के साथ करें जिन्होंने बार बार अपनी रियासत को अटैक किया, या उन लोगों के साथ करें जो निहत्थे औरतों और बच्चों को कत्ल करते हैं, या उन लोगों के साथ किया जाए जो इन टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज करते हैं या उनके साथ बात करना चाहते हैं। देखिए, ना हमारा मजहब इस चीज की इजाजत देता है। जुल्म और जबर सहना ये कहीं भी नहीं लिखा। दूसरी बात ये कि देखें, मैं यही एक रिलीजियस एग्जांपल कोट करूंगी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला की तरफ से जब रेजिस्टेंस आई, तो रेजिस्टेंस इसी फॉर्म में होती है कि जंग शुरू करना नहीं होता, लेकिन आपने अपना एक खिलाफ वर्जी करनी होती है कि वहां भी यजीद के खिलाफ, तो वक्त के यजीद के खिलाफ हमने जितने ये खारजी हैं, ये एक तरह से सिंबॉलिकली इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। आप मासूम बच्चों की जानें लेना, आप ये बात करते हैं कि हमने टेबल टॉक करना चाहिए और नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उन जानों का कौन नुकसान का कौन जवाब देगा, जो कि हमारे मुल्क में टाइम एंड टाइम अगेन पिछले कई सालों से हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे देखें, हम अपने शहीदों की लाशें उठा के, क्या अभी तक सुकून नहीं आया? आई थिंक उन लोगों को जो इस चीज को जी ये कह रहे हैं ना कि जी टेबल टॉक करें, आई थिंक उनको तभी ये चीज हिट करेगी कि जब बेबी इर्तिजा की तरह मैं हम भूले नहीं है उनके, अल्लाह ना करे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में सबको रखे, लेकिन अगर उस तरह का कोई जनाजा खुदा ना खास्ता आपके घरों से निकलता है, क्या आप तब इस चीज पे राजी होंगे कि टेबल टॉक करना मुनासिब नहीं रहा? एट द एंड ऑफ द डे देखें, इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी जो है ना, वो बहुत जरूरी थी इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए। DGISPR ने जिक्र किया था हाइब्रिड वॉरफेयर का और इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन के खतरे को हाईलाइट करके ये बताया कि अब पाकिस्तान देखें सिर्फ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान में सिर्फ अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है और इकोनॉमिक कोर्जन को भी कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स के तौर पर ट्रीट कर रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे अब आप ये देखें, ये कहाँ की ये भी एक तरह का एक हमला है हमारी रियासत पे कि जब अफगानिस्तान का एक्स पुलिस चीफ ये लिख रहा है कि उसका यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रेगुलरली रब्ता है, फिर मंजूर पश्तीन का भी कहीं ना कहीं जिक्र आता है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें हमें इंटरनली
देखनी पड़ेगी। ये एक मैच्योर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है जहां राइफल और नैरेटिव दोनों को पैरेलल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एट द एंड ऑफ द डे देखें, पाकिस्तान हैज बीन द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ द वॉर ऑन टेरर। हम अपने आप को बार बार ये मुसलमान भाईचारे के तहत हम बहुत ज्यादा चीजों को हमने बैलेंस रखने की कोशिश की, पॉजिटिव रोल निभाने की कोशिश की है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? हमें अगर रीजनल पोस्चर भी हम देखें तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बैलेंस्ड भी थी और असर्टिव भी थी। ये लोग जो कह रहे हैं कि जी हमें टेबल टॉक करनी चाहिए, तो अगर उन्होंने ये कश्मीर, अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट के हवाले से आज DGISPR ने स्टांस दिया है, तो इसको मेजर्ड डेटरेंस कहते हैं विद डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट। अच्छा, जब तक बात अंजा साहिबा सिक्योरिटी एहलकारों की है, हमारे पुलिस के एहलकारों की है, या दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले उन जांबाजों की है, 3200 की तादाद बड़ी अलार्मिंग बात है कि 3200 है पूरे सूबे के अंदर इनसे लड़ने के लिए। फिर कहां पे पाक अफवाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहां पे FC का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इदादो-शुमार की बात की जाए तो 950 के करीब दहशतगर्द हैं जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया, लेकिन 576 वो लाशें भी हैं जो हमने उठाए हैं अपने जवानों के, अपने शहरियों के। तो उसके मद्दे मुकाबिल वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद ना होना, रियासत किस हद तक कहां पे नाकाम रही है? क्योंकि रियासत की तारीफ भी उन्होंने खुद ही की कि सूबाई हुकूमत भी आती है, विफाकी हुकूमत भी आती है, तो सूबाई हुकूमत किस हद तक नाकाम रही? देखिए, इसके अंदर डेफिनेटली एक चीज जो है ना, ये हमें देखना पड़ेगा कि जब भी टेररिज्म कहीं पे भी होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ये आपकी वो गैप्स भी एक्सपोज करता है जो एक सिविलियन स्टेट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डायरेक्ट डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉस्ट लेके आता है पाकिस्तान के लिए। आप बताएं, पहले कई सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो इस दफा पूरी दुनिया के आगे एक बयानिया गया है, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एक सतह पे जाके एक बात उन्होंने की है, रियासत की बात की है, प्रोग्रेस की बात की है, पीस की बात की है एट द एंड ऑफ द डे। तो पहली दफा ये हुआ है। तो अगेन डेफिनेटली के फेलियर जो है नेशनल एक्शन प्लान के इन्फोर्समेंट का था, इसी वजह से रिसर्जेंस हुई टेररिज्म में, KP के अंदर इन पर्टिकुलर। सो सिक्योरिटी फोर्सेस तो जी एक्टिव रही हैं, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट लॉसेस, और जिस तरह आपने खुद मेंशन किया कि देखिए 3500 पुलिस एहलकार या पैरामिलिट्री फोर्सेस मिला के भी अब ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, और सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पे एक्सपर्टीज जी ना सिर्फ हमें इंसर्जेंट अटैक्स के खिलाफ नहीं चाहिए, मगर हमें सिर्फ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मेजर्स दोनों चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा आपको कैपेसिटी बिल्डिंग की भी जरूरत है। तो हम जो है ना जी, जंग सिर्फ इन खारजियों के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम एक सिस्टमैटिक पॉलिटिकल और गवर्नेंस गैप्स के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। अच्छा अंजा साहिबा, ये बताइए आप क्या समझती हैं कि इस मंजरनामे में अफगान हुकूमत जो है, जो अबूरी हुकूमत है, तालिबान उसमें भी मौजूद हैं, वो जो शरपसंद नासिर हैं वो TTP हैं, लेकिन ज़ैली शाख कहा जाता है, एक वक्त में एक ही नज़रियात थे, एक ही सतह पे लड़ाई लड़ी जाती रही, वो चाहे अमेरिका के ख़िलाफ़ हो, चाहे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हो। फिर उसकी शाखें निकली और इधर के लोगों को उस पर राग़िब किया गया। उनको बारहा जब ये बावर करवाया जाता है कि ये अनासर आपके मुल्क के अंदर मौजूद हैं, सेफ हेवन्स बनी हुई हैं, क्या वो जानिबदार हो के उसके ऊपर अमल नहीं करते, या उनके कंट्रोल के बाहर हैं, या सरफे नज़र सिर्फ इसलिए कर लिया जाता है कि माजी में ये साथ थे, अब इनके मुखालिफ होंगे तो फिर एक नई इनारकी हमारे लिए फैलेगी? देखें, जब भी आपके जिस्म के हिस्से में कहीं भी एक इन्फेक्शन फैलता है ना, और वो नासूर बन जाता है, तो आपके ही जिस्म का हिस्सा होता है, लेकिन उसको काट के फेंकना जरूरी होता है, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। DGISPR का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एक बहुत अहम सिग्नल था। इन्होंने खुद खुलकर तस्लीम किया है कि जो दहशत गर्दी का मसला है ना जी, ये पॉलिटिकल और गवर्नेंस का भी फेलियर है। सो एट द एंड ऑफ द डे ये डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक था, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी जरूर कहूंगी कि जो आपने भी पॉइंट रेज किया है, ये सिर्फ तशखीस काफी नहीं होती। अब जिस चीज की ज्यादा जरूरत है ना, नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के विजिबल सबूत हमें चाहिए। सो अगर हम गल्फ से फाइनेंशियल सपोर्ट और चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, तो उनको सिर्फ ऑपरेशंस नहीं, स्टेबिलिटी के मेजरेबल इंडिकेटर्स चाहिए होंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास एक मौका है कि वो एक नेशनल एक्शन प्लान का एक स्कोर कार्ड डेवलप करे, लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और बॉर्डर की कोऑर्डिनेशन के जरिए इंटरनेशनल पार्टनर्स को ये मैसेज दें कि हम सिर्फ
लड़ भी रहे हैं, जो इंटरनल थ्रेट्स भी थे, आया वो अंदरूनी महाज जो है उसके ऊपर भी इस वक्त तैयारी करने की जरूरत है, और होल्स जो हमने माजी में छोड़े हैं अब उस पर ओवरकम करने की जरूरत है अगर इसके ऊपर काबू पाना है। बहुत शुक्रिया अंजा साकिब साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत एक बार फिर हचकोले खा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की 20 माह की हुकूमत इख्तिदाम को पहुंची और अब खान ने नौजवान रहनुमा सुहेल आफरीदी को नई क़यादत के तौर पर चुन लिया है। यह फैसला महज एक इंतजामी तब्दीली नहीं बल्कि जमात के अंदर गहरे तजादात, नाकाम हिकमत अमलियों और बदलती तरजीहात का मजहर है। अली अमीन गंडापुर का इक़्तिदार इब्तदा से ही दबाव और तकसीम का शिकार रहा। वो एक तरफ खान की रिहाई की मुहिम की क़यादत कर रहे थे तो दूसरी तरफ सूबे के अंदर बढ़ती हुई बदअमनी, तंजीमी इंतशार और विफाक से कशीदा ताल्लुकात ने उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। उनके अपने जिला डेरा इस्माइल खान समेत जनूबी अजला में शिद्दत पसंदी के वाकयात में इजाफा हुआ और अवामी जलसों में उनके खिलाफ नारेबाजी तक हुई। खान के करीबी हल्कों का ख्याल है कि गंडापुर को 2 बड़े मामलात ने नुकसान पहुंचाया। खान की रिहाई के लिए दी गई 90 दिन की डेडलाइन पर अमल ना होना और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी रियासती ऑपरेशंस में उनका नर्म मौक़िफ़। खान के लिए यह तर्ज अमल नाकाबिल कबूल था कि उनका नामजद वज़ीर आला किसी भी मौके पर रियासती पॉलिसी के साथ खड़ा दिखाई दे। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की तनहा परवाज ने भी उनकी मुश्किलात में इजाफा किया। पार्टी के अहम रहनुमाओं जैसे आतिफ खान, असद कैसर और शहराम तरकई से इख्तलाफात ने उन्हें दाखिली हिमायत से महरूम कर दिया और गवर्नेंस के मैदान में भी उनका दौर गैर मुतवाजिन दिखाई दिया। अगरचे उन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड दोबारा शुरू किया, बजट को सरप्लस करार दिया, जनूबी अजला के लिए मोटरवे मंसूबा मंजूर कराया, लेकिन ये तमाम इकदामात सियासी अदम इस्तेहकाम और अवामी बेइत्मीनानी के शोर में दब गए। सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और विफाकी हुकूमत के साथ पेचीदा ताल्लुकात ने उनके इक़्तिदार को मजीद कमजोर कर दिया। इस दौरान खान की रिहाई के लिए निकाली गई एहतजाजी तहरीक नाकाम साबित हुई। 26 नवंबर की रैली हो या डी चौक का धरना, हर मौके पर अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी ने कारकुनों में मायूसी पैदा की। यही वो लम्हात थे जिन्होंने खान को एहसास दिलाया कि गंडापुर अब उनके सियासी मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब नजर सुहेल आफरीदी पर है। 35 साल नौजवान जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से सियासी सफर शुरू करने के बाद सूबाई असेंबली तक पहुंचे। पार्टी के दोनों धड़ों के लिए काबिल कबूल और जारहाना मिजाज के हामिल सुहेल आफरीदी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान अमन अमान की बहाली और खान के एजेंडे पे अमल दरामद है। लेकिन हालात उनके लिए भी आसान नहीं। मखसूस नशिस्तों पे अपोजिशन की बढ़ती हुई ताकत ने असेंबली में नंबर्स गेम को फैसलाकुन बना दिया है। अगर आजाद अरकान अपोजिशन के साथ मिल गए तो पीटीआई को एक बहरान का सामना हो सकता है। केपी की सियासत में यह तब्दीली बज़ाहिर एक शख्स की बरतरफी है, मगर हकीकत में खान के सियासी विजन, पार्टी नज़्म ज़ब्त और इक़्तिदार के तवाज़ुन का इम्तिहान है। सवाल यह है कि क्या सुहेल आफरीदी इस कश्ती को किनारे तक पहुंचाएंगे या ये तब्दीली भी महज एक नए तूफान का आगाज साबित होगी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की इस मजमूई सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नियाज़ी साहब, अली अमीन गंडापुर की वजारत आला में कहा जा रहा है कि दाखिली इख्तलाफात और पार्टी पॉलिसीज़ ने उनकी क़यादत को कमज़ोर किया है और उसी के सियासी नताइज जो हैं वो भुगतना पड़ रहे हैं। क्या आप इसकी तायीद करते हैं या तरदीद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे देखें, एक इंटरनल चेंज का मैकेनिज़्म है। इमरान खान साहब टीम कैप्टन है और टीम कैप्टन ने डिसाइड किया कि एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर से बदलना है। और उसकी बुनियादी वजह क्या, जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशतगर्दी की लहर का सामना है, उसको जिस अंदाज से टैकल किया जा रहा है वो इमरान खान के विजन के मुताबिक नहीं। और इमरान खान ने इस वक्त बेहतर समझा कि इस वक्त नया खिलाड़ी उतारा जाए, तो उसी वजह से उन्होंने सुहेल आफरीदी का नाम प्रपोज़ किया। और आपने देखा कि अली अमीन ने फ़ौरन इमरान खान के हुक्म की तायीद की, उन्होंने उसी वक्त इस्तीफ़ा टेंडर कर दिया। आज तो बल्कि वो वज़ीर आला हाउस भी खाली करके इस वक्त DA खान पहुँच गए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के मामले के ऊपर टैकल जिस तरह किया जाना चाहिए वो नहीं कर रहे थे। तो आज की जो DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग है, उसके बाद फिर सुहेल आफरीदी की क़यादत में PTI KP में अमन अमान और सियासी इस्तेहकाम जो है उसका मैकेनिज्म क्या होगा या उसके लिए मुश्किलात क्या हो सकती हैं? अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सुहेल आफरीदी के तो ख़िलाफ़ नहीं, मगर देखना ओवरऑल ये है कि देखें, इमरान खान को अपनी ज़ात की बात तो नहीं कर रहे ना। इमरान खान उस सूबे की बात कर रहे हैं जिसमें हुकूमत इस वक्त PTI की है। और हुकूमत PTI की इस तरह से है कि लैंडस्लाइड
मार्जिन के साथ है, 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा इस वक्त PTI उस सूबे में अपने MPAs उसके मौजूद हैं और अवाम तक उसकी रसाई है। अब अगर उसको टैकल करना है दहशतगर्दी को तो एक जामे पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उस जामे पॉलिसी में क्या है, जो टेररिज्म ट्रांसपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान में उसको काउंटर करने में आप हो जाएंगे। साथ ही साथ आप जब अपने लोकल कथा कलामी के लिए माजरत उमर साहब, हैं, आप कहते हैं अफगान गवर्नमेंट को इंगेज करें, क्या अफगान गवर्नमेंट को बारहा ये नहीं कहा जाता रहा कि आपके पास सेफ हेवंस हैं, इन लोगों का कला कमा करें या इन लोगों की सहूलतकारी करने वाले जो किरदार हैं उनको स्नब करें? अभी मौजूदा मंजरनामे में जब अफगान गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा भारत की तरफ रुजू कर रही है, भारत के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रही है, और वही भारत जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में इन्हीं के खिलाफ सरगर्म अमल था साबिका अफगान हुकूमत के साथ, उसी के साथ मिलकर वो कर रहे हैं, तो क्या ये हमने बारहा बावर नहीं कराया और उसका नतीजा जो है वो हमें पॉजिटिवली नहीं देखने को मिला? कि एक ऐसा नेबर जो आपके करीब है, जो कल्चरली भी आपसे ज़्यादा करीब है, जो मज़हब वाइज भी आपसे ज़्यादा करीब है, और वो जो है ना पहाड़ से दूर एक और बंदे के साथ, एक और मुल्क के साथ जाके जुड़ जाता है, तो वो किस वजह से जाके जुड़ता है? क्या हमने इन चीज़ों पर एवेल्यूएट किया है? क्या हम अफ़गानिस्तान को क्यों नहीं इंगेज कर पा रहे? क्या हमने कोई सीरियस एफर्ट की? PDM-1 के दौर में आप देख लें कि आपका फॉरेन मिनिस्टर सारी दुनिया फिरता रहा, सिर्फ नहीं गया तो अफ़गानिस्तान नहीं गया। अभी भी आप जाएं तो आप देखें, अगर अफ़गानिस्तान में इशू है तो क्या अफ़गानिस्तान पे इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया नहीं रखता? क्या आपने वो इन्फ्लुएंस को बरूए कार लाने की कोशिश की है? अच्छा नियाज़ी साहब, आपने कहा पहले जो बात की आपने कोलैटरल डैमेज के हवाले से कि जब होते हैं तो फिर मुलाकात होते हैं, मेरा एक आमियाना सा सवाल है कि 976 के करीब गालिबन जो है वो दहशतगर्द मारे हैं हमने, लेकिन उसके साथ आप ये भी देखें कि 550 से ज़ायद लाशें भी हमने उठाए हैं। तो वो जो लोग हैं, वो जिन माओं के सपूत थे या वो जो रूहें जो हैं इस मट्टी में दफन हुई हैं, तो कोई ना कोई तो उनका भी वाली वारस होगा, कोई ना कोई तो वो भी ये अपने अंदर चाह रखता होगा कि यहाँ से निकले, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। तो रियासत फिर अपने लोगों को देखेगी या फिर उन लोगों को देखेगी जो बैरूनी दरअंदाजी के जरिए यहाँ पे सहूलतकारी का फरीजा अंजाम देते हुए अनारकी फैला रहे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप 500 कुछ लोगों की बात करें, आपने रियलाइज करना है कि मुल्क आपका है, इसकी मुल्क की आपने हिफाजत खुद करनी है, और जो है ना अपने जो जितने भी नेबरिंग में ममालिक हैं उनके साथ अच्छे तरीके से ताल्लुकात इस्तवार करने हैं। जब भी देखें इस तरह की सिचुएशन बनेगी, आप देखें हिस्ट्री भी साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। अब अगर आप कोई चेंज लाना चाह रहे हैं तो जामे चेंज लाएं, आप ईरान को भी इंगेज करें, आप चाइना का बहुत बड़ा इस वक्त नेटवर्क है अफगानिस्तान में, अपने सारे दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करें और चीज़ को किसी तरफ हल करने की कोशिश। खाली सितंबर के महीने में कितने अफसरान की शहादत हुई है? क्या पहले कभी इतना बड़ा नंबर हुआ था शहीद? मेरा एक आखिरी सवाल नियाज़ी साहब, अभी मौजूदा वफाकी हुकूमत से ताल्लुकात जो हैं वो आपकी सूबाई हुकूमत के बहुत अच्छे नहीं रहे। अब सुहेल अफरीदी का अगर तज़किरा आ रहा है तो गंडापुर साहब के बारे में ये कहा जाता था कि कम से कम सारे घर खुश रखने की कोशिश तो वो कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब अगर वैसी पॉलिसी नहीं अपनाते, बज़ाहिर नहीं अपनाते हुए दिखाई देंगे, तो वफाक के साथ फिर मामलात आपके किस हद तक इंटेग्रेटेड रहेंगे या मसाइल का शिकार होंगे? देखिए वफाक के साथ तो PTI की कभी भी हुकूमत की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रही। ये तो एपेक्स कमेटी में इकट्ठे होते मामलात, चीज़ें कुछ ना कुछ चल रही थी। मगर मुझे एक चीज़ की भी जो है ना नहीं समझ आ रही कि देखें KPK में चेंज PTI लेके आई है। PTI के अंदर कोई कंसर्न होना चाहिए कि भाई ये हमने चेंज क्यों किया है। बात है मुस्लिम लीग नून को किस चीज़ की परेशानी है? नहीं, बतौर अवाम तो सर, बतौर अवाम तो होनी चाहिए ना। सूबा एक जमात का तो होता नहीं सर, मजमुई तौर पे जमातों का होता है, मजमुई तौर पे अक्सरियत आपकी है, ये एक अलग बात, लेकिन दूसरे लोग भी तो है ना, उन्हें भी तो मालूम पड़े ना कि जो नए साहिब आए हैं वो किस अज़ाइम के साथ आए हैं। हम तो तनकीद के तौर पे नहीं, सिर्फ वजाहत के तौर पे पूछ रहे हैं। नहीं वजाहत नहीं, तारड़ ने जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ कि हमने क्या मरीम नवाज की हुकूमत गिरा दी है जो उन्हें परेशानी हो गई है। बात है KPK में, बिल्कुल जो KPK के MPAs हैं, अवाम है, बिल्कुल सवाल करें और उन्हें वजाहत भी मिलेगी कि इमरान खान के विजन के मुताबिक हुआ है और इमरान खान का विजन क्या है और उसी के लिए कोशिश करें। कोई PTI इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं कि दहशतगर्दों का कला कमा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर बात यह है कि KPK के अवाम का उनका हक है, उनके कंसर्न्स को पहले एड्रेस करना चाहिए और ये बाकी मामलात सिक्योरिटी के साथ साथ लेके चलें। ठीक।
उन लोगों के मामला जो हैं उनसे डिस्कस होने चाहिए, फिर सिक्योरिटी के मामला भी चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।